नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत। आपके साथ मैं कादम्बरी। पहले हेडलाइंस। प्रदेश में समय से पहले चुनाव की चर्चा पर सीएम धामी ने दिया जवाब। कहा, चुनाव आयोगों की घोषणा पर होगी चुनाव आयोगों से अभी ऐसे कोई नहीं मिली जानकारी। कल से फिर 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी धामी सरकार। घर पर होगी जन समस्या का समाधान, अधिकारियों को दिए निर्देश। भाजपा ने पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर कराया वरिष्ठ नेताओं का प्रवास। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 23 सीटों पर तैयार की गई जीत की विशेष रणनीति। कांग्रेस ने उठाया भाजपा सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल। कहा, सरकारी के कोई ऐसे उपलब्धि नहीं जिस पर जनता करे गर्व। अभी संपूर्ण खबर। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना को भाजपा ने शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। कोटद्वार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ताजुद्दीन इदरुशी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा है कि मद्रासा बोर्ड के जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना एक राष्ट्र एक शिक्षा की दिशा में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पहल है। सब सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी ने मुस्लिम समाज के लिए एक नई रोशनी सामने लाए हैं। पहले क्या होता था, हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज, कारी और आलिम बनते थे। अब उसी में सारी जो दुनियावी तालीम है वो भी दिलाई जाएगी। अब हमारे बच्चे उसमें पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील भी बनेंगे और अच्छे महकमे में जाएंगे। पिराना कैलियर से विधायक हाजी फुरकान अहमद ने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बूथ संख्या 48 संतरशाह में बड़ी संख्या में संदिग्ध प्रवेश की है, जिनमें एक ही नाम के मतदाताओं के पिता के रूप में दर्ज है और कोई मतदाताओं के मकान नंबर भी शून्य दिखाया गया है। विधायक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करके फर्जी नाम हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर निशाना साधित हुए। प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने का दावा भी किया। ऐसा ही यार जो चुनाव शुरू किए हैं, इसमें मान लो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अभी मुझे मालूम हुआ कि हमारे बूथ नंबर 48 जो सांतरशाह का बूथ नंबर है, उसमें यानी कि लगभग 100 के सामने पुत्री रामदेव, हमारे पिता का नाम रामदेव दर्ज है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और भी इस तरह का अगर कोई इस तरह का डाउट हो किसी को तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सही वोटर है वही वोटर होना चाहिए। ऋषिकेश की तोबन क्षेत्र में देर रात एक युवती द्वारा 20 सड़कों पर हंगामा किए जाने के मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार युवती ने सड़कों पर लगे पुलिस बैरिकेड्स हटाकर रास्ता बाधित कर दिया है, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लोगों ने इस समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। घटना को वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि इसी से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पर्यटन की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल एवं युवा कल्याण विभागों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के भीतर आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप नई राज्य खेल नीति बनाने, गोलपार खेल विश्वविद्यालय में अगले महीने से शिक्षणीय सूत्र शुरू करने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विकसित खेल ढांचा की बेहतर रखवार की भी निर्देश दिए हैं। साथ ही 2027 राष्ट्रीय खेलों की तैयारी और एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम योजना में तेजी लाने पर भी जोर दिया है।
उत्तराखंड सरकार 4 से 18 जुलाई तक प्रदेश भर में 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के दूसरे चरण को तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तरों पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां आमजन की समस्या का मौके पर समाधान किया जाएगा और पात्र लोग को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों और जिला अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। खटीमा में कस्टम विभाग ने नेपाल सीमा से तस्करी के दौरान जब्त किए गए 2460 कुंतल थर्ड कंट्री काजू और 60 कुंतल चाइनीज अखरोट की तहसील प्रशासन की उपस्थिति में जमीन में दबाकर नष्ट कर दिया है। कस्टम विभागों के अनुसार जांच में यह ड्राई फ्रूट्स खाने योग्य नहीं पा गया था। सहायक आयुक्त प्रवीण भूषण ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रक्रिया जब्त वाले को पूरी तरह नष्ट किया गया है। इसमें जो हम लोगों ने सीज किया था, इसमें लगभग 2460 किलो हम लोगों ने काजू का टुकड़ा किया था। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था जो कि थर्ड कंट्री गुड्स था और ये नेपाल के रास्ते ऑफ रूट से आ रहा था। तो इसको हमारी खटीमा की CMPU टीम ने सीज किया था और इसके बाद इसमें 60 किलो अखरोट भी था चाइनीज ओरिजिन का, जिसको कि सीज किया गया और उसके बाद पूरा प्रोसीजर करके इसको ऑब्सोल्यूट कॉन्फिस्केशन किया गया गुड्स का। और उसके बाद में इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि इसको इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन किया जाता है कि इसका दोबारा से रीयूज ना हो पाए, कोई इसको दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाए। देहरादून नगर निगम ने शहरों की 100 बोर्ड की समस्या के त्वरित समाधान के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी QRT की शुरुआत की है। दावा है कि 24 से 48 घंटे के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं मानसून के बीच ड्रेनेज व्यवस्था और डेंगू की रोकथाम भी बड़ी चुनौती है। उन मुद्दे पर नगर आयुक्त डॉक्टर आलोक पांडे से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने। सुनिए क्या बात हुई। निगम में जन समस्याओं के समाधान के लिए एक नई पहल की है। क्विक रिस्पांस टीम से एक नई शुरुआत आज से हो रही है। हमारे साथ नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक नई शुरुआत आज से की जा रही है, क्विक रिस्पांस टीम, क्या पहल है और किस तरह ये काम करेगी? देखिए, एक तो मानसून हमारा चल रहा है, दूसरा हमने देखा नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल बहुत तादाद में लोगों के वहाँ कोई ना कोई फंक्शन होता है। कभी आप बर्थडे करते हैं, कभी किटी पार्टी करते हैं, कभी शादी ब्याह होते हैं। उसको उठाने की कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्यतः आदमी ये करता है कि चलिए रोज का कूड़ा तो सफाई कर सकता है, लेकिन कभी 10, 15, 20, 25 आदमी, 50 आदमी की गैदरिंग होती है, फंक्शन होता है, तो उस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता। और ये होता है कि अगल बगल के जो खाली प्लाट हैं, आदमी की व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो धीरे से वहाँ कर देता है, जिससे गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं। हम लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश किया है कि एक 5 जोन में जो देहरादून बटा हुआ है, 5 जोनों में एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाए। और इसमें हमने नॉर्मल जो रेट है तय किए हैं 2000 रुपये और 5000 रुपये। अगर छोटे मोटे फंक्शन है तो सिर्फ आप 2000 रुपये की पर्ची कटा सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बड़े फंक्शन है, शादी ब्याह वगैरह है तो 5000 रुपये आप करेंगे और नगर निगम की टीम 1 घंटे के अंदर आपके वहाँ पहुँच जाएगी। और उसके साथ 6 लोग हैं हमारे, एक सुपरवाइजर है और 5 कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त एक साथ में उनके कूड़ा वाली गाड़ी भी रहेगी। इनके पास थ्रेड वगैरह काटने वाली मशीनें भी हैं, जिससे झाड़ियों की कटान कर सकें। और अगर पेड़ वगैरह गिर जाता है तो उसकी कटान की भी मशीन है और कई इक्विपमेंट है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि नॉर्मल डेज में करेंगे, जब ये खाली रहेंगे या इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी तो सड़कों के किनारे सफाई। या देहरादून में एक और समस्या होती है कि VIP का आगमन बहुत होता है। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम VIP अतिथिगण आते रहते हैं। और इसमें जो हमारे नगर निगम के जो 100 वार्ड के लोग हैं, उनको हटा के फिर उन चीज़ों में लगाया जाता है। तो अब क्या होगा कि इस टीम के बन जाने से जो कभी VIP या अतिरिक्त हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी जो नॉर्मल वार्डों की टीम है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, अगर ये होगा तो इसको 24 घंटे भी शुरू करेंगे। अक्सर ये भी देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइटें और अन्य जो समस्याएं हैं, समय रहते जो है उसे कहीं ना कहीं सही नहीं किया जाता है। लोगों की आम जन समस्याएं जो है यही रहती हैं। इसको लेके क्या करेगा नगर निगम? देखिए, यहाँ स्ट्रीट लाइट ESL कंपनी के द्वारा लगी थी, जो भारत सरकार का PSU है, और शिकायतें भी आती हैं काफ़ी। विशेषकर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस महीने,
जैसे अभी जुलाई अगस्त में शिकायतें जब बारिश होगा तो ये बढ़ जाती हैं। अब हमारे पास 1,24,000 जो लाइटें हैं, ये हमारे नगर निगम की लाइटें हैं और उसमें शिकायतें काफ़ी आती रहती हैं। हमारे लगभग कर्मचारी हमेशा काम करते हैं और हमने अभी जो भी शिकायतें आती हैं सबका कंप्यूटराइज करा दिया है। एक्सेल शीट में शिकायतें दर्ज होती हैं, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होती है और कोशिश हम लोग करते हैं कि शिकायतों का निस्तारण हो जाए। लेकिन जब लगातार बारिश चलती है या बहुत ज़्यादा संख्या में शिकायतें आ जाए, उस समय स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो 200 से 250 शिकायतें तो पर डे टैकल हो जाती हैं, लेकिन अगर उससे बिहान शिकायतें आती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। कुछ समय इसलिए भी लगता है कि कुछ चीज़ों में अगर चेंज करना है या रिपेयर का वर्क है, तो वहाँ से खोल के आता है, फिर अगले दिन वहाँ टेम्परेरी लाइट लगती है, जब तक वहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी चीज़ों में अगर 1,24,000 लाइटें हैं तो थोड़ा सा समय तो लगता है। एक सवाल ये भी है कि मानसून दस्तक दे रहा है और ऐसे में कई सारी समस्याएं होती हैं, पानी का जल भराव होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यही ऐसा महीना होता है कि जब कहीं ना कहीं डेंगू भी अपना पैर पसारता है। ऐसे में क्या कुछ अभियान चलाने वाला है नगर निगम? लोगों को सतर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, डेंगू देहरादून में हर तीसरे साल काफ़ी फैलता है और डेंगू की एक साइकिल होती है। और आपको ये बताया कि चूँकि पानी काफ़ी गिरता है देहरादून में, लगभग अभी इस साल तो बारिश कम हो रही है, लेकिन लगभग सितंबर अक्टूबर तक लगातार बरसात होती है। बारिश होती है, उसके बाद जो धूप होती है और विशेषकर जो स्वच्छ जल होता है, यही डेंगू के मच्छरों के लिए जो है उपयोगी है और वहीं पनपते हैं डेंगू मच्छर। हम लोगों ने बारिश की शुरुआत में ही 15 टैंकर हायर किए हैं और जगह-जगह नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। पब्लिक से भी अनुरोध है कि अपने कूलर और कहीं अगल-बगल अगर जल भराव हो रहा है तो उनको ना होने दें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि रिस्पना जो शहर की लाइफ लाइन है, पहली बार वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लगभग हमने 12 जेसीबी लगाए, 15 डंपर लगाए, 20-25 ट्रालियाँ लगाई और करके 18,000 मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया है। तो आप देख रहे होंगे कि रिस्पना इस समय काफ़ी साफ हो गई है। लेकिन कुछ समस्या ये है कि लोग नदी का कूड़ा अपना फेंक देते हैं नालियों में, नालियाँ रिस्पना आके मिलती हैं। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किए थे और एक सर्वे भी करा रहे हैं कि कौन से अनट्रैप्ड अगर नालियाँ हैं, नाले हैं, तो उसको भी ट्रैप किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि कुछ जगह जहाँ घनी आबादी का क्षेत्र है और कूड़ा ज़्यादा फेंका जाता है, वहाँ पे हम 10 फीट ऊँची जालियों से उसको रोकें और जालियों के साथ-साथ हम वहाँ बागनवेलिया करके उस जगह को सौंदर्यीकरण भी करेंगे। तो एक नया प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नई थीम पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे देहरादून स्वच्छ और सुंदर रहेगा। कुल मिला के देखें तो नगर निगम जन समस्याओं का त्वरित कार्रवाई के लिए जो क्विक रिस्पांस टीम का आज गठन कर रही है, कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है कि लोगों की जो समस्या है, चाहे कूड़ा की समस्या हो या अन्य समस्याएं हो, उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा मानसून दस्तक दे रहा है और ऐसे में तमाम जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो डेंगू का खतरा हो, अन्य खतरा हो, उनको कहीं ना कहीं समय रहते रोका जाए, इसको लेके भी नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। देहरादून से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, MBC टीवी। रामपुर तिराहे कांड से जुड़े फौजी हथियार बरामदी मामले में अदालत के फैसले के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों और जनप्रतिनिधियों में असंतोष है। 3 पुलिसकर्मियों को 1.5 साल की सजा सुनाए जाने पर राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद ने इसे अपराध बताया है, कड़ी सजा की मांग की है। वही भाजपा विधायक विनोद चमेली ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बलिदान को देखते हुए दोषियों को और सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये चूंकि जो है न्यायालय का विषय है और किन परिस्थितियों में और किन सबूतों के आधार पर, किन गवाहों के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सजा जो है और अधिक जो है लंबी होनी चाहिए और संभवतः हमारी सरकार इस पर जो है अपील में भी जाएगी और हम मांग करेंगे सरकार की तरफ से कि जो है इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में बड़ा व्यभिचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं और उसके लिए इतनी छोटी सजा ये मान्य नहीं हो सकती है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अभी तक चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे उसी के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल समय से पहले चुनाव कराने जैसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। ऐसी सूचना हमें कोई नहीं आई है कि पहले कहीं चुनाव हो रहा है। हमको किसी भी स्तर पर नहीं कहा गया है और नहीं ऐसी कोई तैयारियां पहले की हो रही है। मुझे लगता है कि वैसे तो चुनाव आयोग जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं। ऐसी सूचना हमें कोई नहीं आई है कि पहले कहीं चुनाव हो रहा है। हमको किसी भी स्तर पर नहीं कहा गया है और नहीं ऐसी कोई तैयारियां पहले की हो रही है। मुझे लगता है कि वैसे तो चुनाव आयोग जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं। प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बीच कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि हर साल सरकार तैयारियों के बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन पहली ही बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। उन्होंने देहरादून समेत कई शहरों में जल भराव और खराब ड्रेनेज व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि आने वाले दिनों में वो जमीन हकीकत भी जनता के सामने रखेंगे। देखिए, मॉनसून दरवाजे पे है, दस्तक दे चुका है। पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है और अब तो क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं पूरे राज्य के लिए। चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन के मामले हो, चट्टाने गिरने का मामला हो, और जब से ऑल वेदर रोड का इन्होंने शिगुफा छोड़ा है और पूरे राज्य में ऑल वेदर रोड के काम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर तबाही हुई है, वो इनसे संभले नहीं संभल रही। हर बार मॉनसून आने पर, मॉनसून आने से पहले सरकार राग अलापना शुरू कर रही है कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, मॉनसून में किसी भी प्रकार से आपदा की तैयारी। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ कई क्षेत्रों में भूस्खलन का असर देखने को लगा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार 1 जुलाई की सुबह तक प्रदेश में 50 सड़कें बंद थी। विभागों का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही जेसीबी और पोकलोन मशीन तैनात की गई थी तथा रियल टाइम पे मॉनिटरिंग के जरिए सड़कों को जल्द से जल्द खोलने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी ना हो। जितनी भी तैयारी मानसून को लेके है, वो सारी मानसून की हमारी तैयारी पूरी है और किसी भी स्थिति के लिए हमारा पूरा विभाग तैयार है। हमने जो हमारे रोड्स के और कायदे संस्थाएं हैं, बीआरओ है, NHATCL है, NH हमारा PWD है, हमारे स्टेट रोड्स हैं और जो हमारे PMGSY हैं, उन सबका एक हमने पोर्टल बनाया है और उसमें वो हम रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कितनी सड़कें बंद हुई हैं, कितनी सड़कें खुली हैं। अभी जैसे आज मैंने सुबह इसको चेक करा था, तो आज सुबह हमारे प्रदेश में कुल 50 सड़कें बंद हैं, जिसमें 35 सड़कें PMGSY की है, रेस्ट एक सड़क BRO की है और रेस्ट सड़कें जो है वो NH की। और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने पिछली बार हारी 23 विधानसभा सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी का सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने इन सीटों पर 2 दिवसीय प्रवास करके जनता के बीच सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इन सीटों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है और पार्टी को जमीन स्तरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। देखिए, हमारी जो 23 सीटें हारी हुई थी, उन सीटों के लिए हमने अपनी कार्ययोजना तैयार की। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों ने 24 घंटे का प्रवास पर उन सीटों भेजा है। बहुत अच्छा फीडबैक उन सीटों से हमको मिल रहा है। उन सीटों को, और जो बूथ कमजोर थे, उन कमजोर बूथों के लिए हमने प्रबंधन तैयार किया हुआ है और इस बार हम 23 की 23 उन सीटों पर भी। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को परखाने के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिला के 66 संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन मुख्यालय से ड्रिल का निरीक्षण किया है और स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉक ड्रिल के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करके आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा।
देखिए आपदा को लेकर जो 2-3 चीज़ें प्रमुख होती हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कैसे मिनिमाइज किया जाए। सबसे बड़ी बात है यही मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि देखिए जब कोई घटना घटती है प्राकृतिक है, लेकिन हम उस पर कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं, कितनी जल्दी हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा तालमेल कैसा है, क्या वहाँ से तत्काल जो हमारे वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ घटना घटी है जो सरकारी तंत्र है उसके साथ साथ जो अलग से तंत्र विकसित किया गया है कि वहाँ जो हमारे आपदा मित्र हैं, आपदा सखी हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, इलाके के प्रतिनिधि हैं। देखिए आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहाँ पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों। मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग ने सड़कों सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। विभागों ने सभी व्यावसायिक वाहनों चालकों को एडवाइजरी जारी करते हुए खराब मौसम में सतर्कता बरतन, अत्यधिक गति और ओवरलोडिंग से बचने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर चेकपोस्ट और विशेष प्रवर्तन टीम सक्रिय कर दी गई है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है कि हमारे यहाँ 3 तरह से चालान होते हैं। एक तो हमारी जो टीम्स हैं रोड पर जाती हैं वो टैप के माध्यम से चालान करती हैं, और दूसरा ANPR के माध्यम से जो हमारे कैमराज लगाए हुए हैं परिवहन विभाग के उनके माध्यम से हम चालान करते हैं। और अभी डिटेक्शन जो टोल प्लाजा पर हमारे लगे हुए हैं फास्टैग, तो उनके माध्यम से भी चालान हो रहे हैं। तो चालान बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं और निस्तारण उस रेट से नहीं हो रहा है। मतलब काफ़ी चालान हमारे यहाँ पे पेंडिंग ज़्यादा है और कंपाउंडिंग ज़्यादा कम हो रही है। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।